हॅलो फ्रेंड्स, टेल ट्रेजर्स द हिडन जेम्स या चॅनलवर मी उज्ज्वला तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत करत आहे. UPSCवाला लव कलेक्टर साहेबा या पुस्तकाचं आपण वाचन करत आहोत आणि खरोखरच या पुस्तकाच्या प्रत्येक भागामध्ये आपल्याला खूप महत्त्वाची माहिती मिळते. तर UPSC अभ्यर्थ्यांनी कोणत्या चुका करू नयेत, तसेच कशा प्रकारे अभ्यास करायला हवा म्हणजे त्यांना लवकरात लवकर यश मिळणार आहे. तर हे पुस्तक त्यांनी वाचल्यानंतर किंवा ऐकल्यानंतर हे त्यांना लवकर कळणार आहे. त्यांचा वेळ वाया जाणार नाही. लवकरच त्यांना लाईफमध्ये सक्सेस मिळेल. तर त्यासाठी या पुस्तकाला तुम्ही पूर्ण ऐका आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, म्हणजे हे पुस्तक पूर्ण तुम्हाला ऐकायला भेटेल. तसेच व्हिडिओ आवडलाच तर लाईक करा, मित्रमैत्रिणींना शेअरसुद्धा करा. UPSCवाला लव कलेक्टर साहेबा या पुस्तकातील 12वा भाग, लबासना एक रोमांस सेंटर. मैं IAS एग्ज़ाम का इंटरव्यू दे रहा था, वो BA कर रही थी. मैं इंटरव्यू दे रहा था, वो IAS प्रीलिम्स में फेल हो रही थी. मैं इंटरव्यू दे रहा था, वह भी अब इंटरव्यू दे रही थी. मैं फिर IAS प्री में बैठ रहा था, वह मसूरी में ट्रेनिंग के लिए जा रही थी. इसे कहते हैं भाग्य का होना और भाग्य का ही रोना. पहले पूरे तन मन से जम करके पढ़ाई और ईमानदारी से किताबों के साथ दोस्ती, फिर अपने सपनों की नगरी मसूरी में ट्रेनिंग के लिए पहुंचना. तारीख थी 8 अक्टूबर 2020. सुबह सुबह ही देहरादून शहर UPSC के नवचयनित अफसरों से गुलजार हो गया. कोई चेन्नई से फ्लाइट पकड़कर आया था तो कोई गुवाहाटी से, कोई बस से आया था तो कोई अपनी पर्सनल कार से. एंजल अपने मम्मी पापा और ताऊ जी के साथ दिल्ली, हरिद्वार और देहरादून होते हुए मसूरी पहुंची. लबासना में ऑफिसर ट्रेनीज के लिए 5 हॉस्टल है: नर्मदा, गंगा, कावेरी, सिल्वरवुड और हैप्पी न्यू वैली. कावेरी हॉस्टल और नर्मदा हॉस्टल एक दूसरे के ठीक सामने है और इन दोनों के बीच में होम टर्फ का कैफ़े है. बात यदि सिल्वरवुड की करूँ तो यह लबासना एकेडमी से बाहर है. यह पहले एक निजी होटल हुआ करता था. जब ट्रेनी ऑफिसर्स की संख्या बढ़ती गई तो एकेडमी द्वारा बाद में खरीद लिया गया. इसकी खासियत है कि इसमें बालकनी वाले बड़े बड़े कमरे हैं. ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग और मुखर्जी नगर के कमरों में रहे बच्चों का लबासना के कमरों की क्वालिटी देखकर सिर चकरा गया. फर्स्ट फ्लोर पर 304 से 313 तक रूम लड़कों के लिए आवंटित है. फिर आता है ट्विन शेयर्ड रूम में एंजल का कमरा नंबर 314. फाउंडेशन कोर्स के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को ट्विन शेयरिंग रूम ही मिलते हैं, सिंगल रूम नहीं मिलते. 10 अक्टूबर से ही ट्रेनिंग शुरू होनी थी, लेकिन 2020 के बीच में ट्रेनिंग का मज़ा कोरोना ने किरकिरा कर दिया. साल 2020 जिसने पूरी दुनिया को एक समय घर में कैद करके रख दिया था. अक्टूबर में भी पूरे भारत में हर रोज़ लगभग 1 लाख के केस आए थे. ट्रेनी अफसरों को सूचित किया गया था कि 13 से 17 अक्टूबर की कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित होगी. स्वाभाविक रूप से पहले दिन ही लड़कों की नज़रें खूबसूरत बालाओं को तलाश कर रही थी. एक लड़का एंजल के पास आकर बोला, आई एम फ्रॉम बिहार, UPSC रैंक 251. आई एम एंजल फ्रॉम राजस्थान. एंजल के पास 3 और लड़कियां खड़ी थी. मज़े की बात यह है कि एंजल को लबासना ट्रेनिंग सेंटर कम और मैरिज ब्यूरो ज़्यादा लगता था. 2020 बैच के 421 प्रशिक्षु अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी और साथ ही शुरू हो चुका था लड़कों का यह महाअभियान कि मसूरी में कौन सी लड़की को जीवनसाथी बनाना सबसे ज़्यादा मुफीद रहेगा. ट्रेनिंग सेंटर में कुछ गर्ल्स ऑफिसर भी पहले दिन से ही यह चाहती थी कि उनकी लाइफ में कोई प्रिंस चार्मिंग आ जाए जिसकी आंखों में देखते ही वो खो जाए. एंजल ने इस चीज़ को नोटिस कर लिया था और उसी शाम को उसने ये बातें मुझसे शेयर की थी. एंजल ने बताया कि IITians UPSC में ही नहीं, इश्क लड़ाने में भी टॉपर थे और उनकी हरकतों से साफ साफ बयां हो रहा था, पहले दिन से ही ऐसा प्रतीत हो रहा था
जैसे उनमें से अधिकतर लोग ट्रेनिंग करने नहीं, लव पॉइंट पर इश्क फरमाने आए हो। एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि मसूरी पहुँचने के बाद के कुछ दिनों में एंजल के तेवर थोड़े बदल से गए थे। मसूरी की ट्रेनिंग एकेडमी की हवा जो लग गई थी, लेकिन प्यार की भी अपनी ताकत होती है। एंजल ने शाम को मुझे कॉल मिलाया और कहने लगी, वर्ष 2020 के मसूरी ट्रेनिंग बैच में बहुत सारे ऑफिसर बेहद संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। किसी का यह 8वां अटेम्प्ट था तो किसी का 6ठा इंटरव्यू। कोई बेहद कठिन आर्थिक परिस्थितियों से जूझकर मसूरी में आईएएस ऑफिसर बनने आया था, तो कोई पार्ट टाइम जॉब के साथ पढ़ाई करके। गिरीश, मैं यह सब बातें आपको इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि कठिनाइयाँ एवं बाधाएं जीवन के अंग है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जब जीवन में संघर्ष आता है तो लोग उसे अपना दुर्भाग्य मानने लगते हैं, जबकि जीवन में संघर्ष को दुर्भाग्य नहीं, चुनौती समझना चाहिए। इतिहास गवाह रहा है कि जिसका संघर्ष जितना गहरा होता है वह उतना ही प्रगति करता है। मुकद्दर का सिकंदर वही कहलाता है जो जीवन में संघर्ष करता है मेरे यार। मनुष्य जब संघर्ष की भट्टी में खुद को तपाता है तभी वह कुंदन बनकर उभरता है। सच पूछो तो जीवन का संघर्ष हमारे लिए सबसे महान आशीर्वादों में से एक है। हमें धीरज, संवेदनशील और ईश्वरीय बनाता है। वास्तव में संघर्ष ही जीवन को निखारता, संवारता और तराशता है। जीवन में अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियाँ न हो तो मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। असल में संघर्ष हमारा चरित्र बनाता है और हमारा चरित्र ही तय करता है कि हम क्या बनेंगे। इसलिए जीवन में आने वाले संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। समस्याओं का सैलाब आए तो भी सपने जीवित रखें, क्योंकि इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी भी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। जीवन में संघर्ष होने से श्री राम या महात्मा गांधी या फिर अब्राहम लिंकन का जीवन आदर्श बना था। दरअसल संघर्ष से ही व्यक्ति महान बनता है। मैंने कहा, हाँ आपकी बात गहराई वाली है एंजल। लगता है मसूरी में आज मोटिवेशनल चीज़ें ज़्यादा बताई गई है। वैसे जीवन में छोटे बड़े संकट और संघर्ष के अनेक तूफान तो आते ही रहते हैं। हमें उन तूफानों से विचलित न होकर धीरज के साथ डटकर मुकाबला करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी कभी भी धैर्य का साथ न छोड़े तथा निराशा और उदासी एवं नकारात्मक दृष्टिकोण को अपने पास न भटकने दे। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस जरूरत है तो व्यक्ति में उत्साह, हिम्मत एवं संघर्षमय दृष्टिकोण की। मानव को चाहिए कि वह हमेशा कर्मठता एवं मनोबल से कार्य करता रहे और जीवन का संघर्ष जारी रखे। संघर्ष को हमेशा जीवन का हिस्सा समझे और उससे भागने का प्रयास न करे। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह रहा है कि संघर्ष से डरना अथवा उसे विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करता है। संघर्ष हमेशा भविष्य के लिए तैयार करता है, इसलिए इसे हमें हमेशा उसे सकारात्मक रूप में ही लेना चाहिए। मैं तो जितनी बार फेल होता हूँ उतनी ही तेजी से और उतने ही अधिक उत्साह से वापस अपने कर्म पथ पर लग जाता हूँ। सच बात है, तुम तो खुद अखबारों में मोटिवेशनल कॉलम में इन सब बातों को लिखते रहते हो। मैंने भी तुमसे ही सीखा है गिरीश। यह तो आपका बड़प्पन है मैडम। क्या बात है, आज मैडम से संबोधित किया। और इसी बात पर हम दोनों हंस पड़े। एक बात बोलो, लॉकडाउन में कितनी सारी बंदिशें लग गई है जिनकी वजह से हम ठीक से मिल भी नहीं पा रहे हैं। आपकी कॉल का जितनी व्यग्रता, बेचैनी और बेताबी से इंतज़ार रहता है उतना अन्य किसी का नहीं रहता एंजल। मैंने कहा, यार गिरीश, भविष्य के प्रति अनिश्चितता की वजह से बहुत डर लगता है कभी कभी।
आईएएस ऑफिसर बनने के बाद कौन सी अनिश्चितता रह गई है जीवन में, बताओ। एक डर है जो सता रहा है, एंजल ने कहा। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी डर का सामना करना पड़ता है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो किसी भी चीज़ से कभी रत्ती भर भी डरा न हो। इस संसार में व्यक्ति लोभ, भय से ही सबसे अधिक प्रभावित होता है। किसी को परीक्षा का भय, किसी को अपने अपमान का भय, किसी को व्यापार में घाटे का भय, किसी को बीमारी का भय, तो किसी को धन के हरण होने का भय। यही नहीं, आज अनेक अज्ञात किस्म के भय लोगों की जिंदगी को डावाडोल कर रहे हैं, जैसे तुम्हें। भय मनुष्य का प्रबल शत्रु है। भय मनुष्य के लिए एक ऐसा अदृश्य भूत होता है जो अदृश्य रहकर भी प्रतिक्षण मनुष्य को प्रभावित करता रहता है। भय से व्यक्ति का मनोबल कमज़ोर पड़ता है। इस वजह से व्याकुलता, अधीरता और अस्थिरता की मनोदशा उत्पन्न होती है। ऐसी मनोदशा में चिंता का जाल जंजाल बुनकर व्यक्ति अपने चिंतन को बिगाड़ लेता है। भय की प्रतिक्रिया से शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। हालांकि अधिकतर भय काल्पनिक होते हैं, फिर भी उनकी प्रतिक्रिया शरीर पर गंभीर होती है। भय सामान्यतः व्यर्थ के भ्रम, अंधविश्वास, आत्मविश्वास की कमी और नकारात्मक सोच से उत्पन्न होता है। जीवन में किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए या जीत के लिए डर अथवा भय पर काबू पाना आवश्यक है। भय से निजात पाने के लिए व्यक्ति को अपने मन को मजबूत बनाना जरूरी है तथा अभय की साधना करनी आवश्यक है। भय पर काबू पाने के लिए यह जानने की कोशिश करें कि जो भय आपको सताते हैं क्या उनका वाकई कोई वजूद है। दूसरा तरीका यह है कि जिस बात या काम को आपको भय लग रहा है उस काम को बार बार करें। एक बार आप अपने डर का सामना कर ले तो आपको एहसास होता है कि यह उतना बड़ा नहीं है जितना आप सोचते हैं। जो भविष्य का भय नहीं करता वही वर्तमान का आनंद उठा सकता है। वास्तव में संसार का सबसे बड़ा आनंदित और खुश इंसान कौन है? वह जिसके पास अपार धन दौलत और शोहरत है? नहीं, दुनिया का सबसे आनंदित इंसान वो है जो निर्भीक, निडर है, जो खुद को बिना हिचक अभिव्यक्त कर पाता है, जो कुछ हटके नया करने से डरता नहीं, नए नए प्रयोग करने से घबराता नहीं, जो नवाचार के सारे जोखिम उठाने की हिम्मत रखता है, जो असफल होने से घबराता नहीं, वही है सबसे आनंदित व्यक्ति। भय और हिचक से ऐसी मुक्ति ही स्वर्ग है। मसूरी के 421 ट्रेनी अफसरों में एंजल सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि पूरे लबासना में उनके चर्चे थे। लड़के अक्सर उस पर तंज कसते थे कि आप कहाँ आईएएस बन गई, आपको तो मॉडलिंग में होना चाहिए था। एंजल की क्लास में एंट्री कई ट्रेनी अफसरों के दिलों की धड़कनों को रोक देती थी। 421 लोगों का बैच होने के कारण हर हफ्ते कई बर्थडे पार्टियां भी होती थी। एक दिन गंगा ढाबे के बाहर 2 प्रशिक्षु अधिकारी बात कर रहे थे कि खोजी खबरची बता रहे थे कि अमुक जी का अमुक से चक्कर तो पक्का चल रहा है, परंतु यह विश्वस्त सूत्रों से भी पता न लग सका है कि यह चक्रवात कितना दैहिक है और कितना रूहानी है। शादी के मंडप तक जाएगा या यो ही अंतिम ठिकाना है। दूसरी तरफ 2 लड़कियां बातें कर रही थी। ओल्ड राजेंद्र नगर में 5 दिन तक बनियान तक नहीं बदलने वाले लड़के मसूरी में जाकर दिन में 2 बार ड्रेस बदलते हैं। मुखर्जी नगर में महीने भर तक शेविंग न करने वाले मसूरी में हर दिन चेहरे चमकाते हैं। यह है मसूरी की हवा का असर। नवंबर दिसंबर की धूप मसूरी में बेहद सुखदायी होती है। फाउंडेशन कोर्स के आखिरी दिन एंजल ने सलेटी रंग की काशी भ्रमर साड़ी पहन रखी थी। नन्ही सुनहरी बुटिया तथा मैरून बॉर्डर
वह दोपहर 3 बजे के आसपास गैलरी में बाहर बैठी धूप सेक रही थी। तभी उनकी मम्मा का कॉल आया। लड़का आईपीएस ऑफिसर है और अपनी बिरादरी का है, दिखने में भी ठीक ठाक है। तुम कहो एंजल तो उनके पापा को हाँ बोल दे। मेरी भाभी सासू माँ ने एक ही सांस में इतनी बातें बोल दी। मुझे अभी शादी नहीं करनी, एंजल ने कहा और फ़ोन काट दिया। मैं ब्याह करूंगी तो सिर्फ गिरीश से, अन्यथा मैं आजीवन शादी नहीं करूंगी। उनके मन में ख्याल आ रहा था कि लेकिन उसने मम्मा से नहीं कहा। शाम को अपने रूम पर लौटने के बाद एंजल बिस्तर पर जाकर लेट गई और करवटें बदलती रही। नींद उसके नैनों से कोसों दूर थी। मन ही मन में सोच रही थी, मम्मा को कैसे भरोसा दिलाऊं कि मैं सिर्फ और सिर्फ गिरीश से प्यार करती हूँ। प्यार ही नहीं, उन पर जान छिड़कती हूँ। मम्मा का सख्त मिजाज अंदर से डरा भी रहा था। पता नहीं उनका क्या रिएक्शन रहेगा। आईएएस ऑफिसर बनने के बावजूद भी एंजल अपने मम्मी की सख्त मिजाज से बहुत डरती थी। सिलेक्शन से पहले तो तिथि और ज़्यादा सोचनीय थी। उनकी मम्मी पास में रहे तो कभी फ़ोन कॉल पर बात करने का सवाल ही नहीं उठता था। घंटों तक केवल टेक्स्ट मैसेज या चैटिंग हो पाती थी। एंजल मसूरी के हॉस्टल में उस रात रोई टूटी बिखरी, लेकिन उनका मन किसी और से शादी करने को गवाही नहीं दे रहा था। एंजल की माँ को भी यह अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि उनकी लड़की पर किसी के इश्क का भूत चढ़ा हुआ है, जो समय बीतने पर उतर जाएगा। मेरे घर वाले और रिश्तेदार हमारे बीच के रिश्ते को लेकर को बिल्कुल राजी नहीं होंगे। क्या हम कोर्ट मैरिज कर लें? एंजल ने मुझे कॉल करके कहा। करेंगे तो घर वालों की सहमति से ही। आप प्रतीक्षा करो, मैं रिश्ता लेकर आपके घर आऊँगा, मैंने कहा। एंजल अब गिरीश की दुल्हन बनने का सपना देखने लगी थी। वह जब भी व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल करके मुझसे पूछती कि मैं उसे दुल्हन बनाकर कब सन सिटी ले जाऊंगा, तो मैं उसे यह करके टाल देता था कि मुझे सेटल होना है, उसके बाद में आपके घर वालों को मनाएंगे। तुम कब आओगे? मेरे घर रिश्ते की बात कर रहे हैं। मम्मी और पापा मुझ पर शादी का दबाव बना रहे हैं। एंजल ने एक दिन फिर विवश होकर कहा। एंजल, अपने पापा से कह दो कि मैं ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही शादी करूंगी। तब तक मैं भी सेटल हो जाऊंगा। थोड़ा वक्त तो दो एंजल, मैंने बेपरवाही के अंदाज में कहा। उनकी चिंता तब बढ़ने लगी जब बाड़मेर के धोरी मना के धोरों से उनके घर में बहुत से रिश्ते आने लगे। एंजल पर शादी करने का दबाव लगातार बढ़ रहा था। जब अगली सुबह मैं और एंजल वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे थे तो मसूरी में एक साथी आईएएस सहेली ने उससे पूछा, कौन है यह? मेरा भावी दूल्हा। मैं तो इससे ही ब्याह रचाऊंगी, उसने तपाक से कहा। बिना सोचे बिना समझे जो चीज़ दिल से निकलती है वही चीज़ सही होती है। हम तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इतने ज़्यादा रिश्ते आ रहे हैं जितने आईएएस में सिलेक्शन होने के बाद नहीं आए थे, एंजल ने बताया। इतने ज़्यादा रिश्ते देखकर तुम्हारी मम्मा बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजन न करा दे, मैंने कहा। हाँ, सहेलियाँ कह रही है कि लड़के का स्टेटस होना चाहिए। क्या करें, जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस ही देखते हैं। मैं आईएएस ऑफिसर तो नहीं हूँ और स्टेटस का आकलन कैसे किया जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी किसी से कमतर नहीं हूँ। वैसे पापा की कॉल आई थी, दीपावली पर घर बुला रहे हैं, मैंने एंजल को कहा। जाओ फैमिली के साथ दिवाली मनाना। तुम भी चलो मेरे साथ, मेरी फैमिली तुमसे मिलने को बेताब और बेकरार है, मैंने कहा। मेरा एक दोस्त है जिसने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया है कि उस व्यक्ति से शादी मत करना जिसके बगैर आप रह सकते हैं। शादी उसी से करना जिनके बगैर आप नहीं रह सकते। तो सोच लो, मेरे बगैर आप रह सकते हो तो मुझसे शादी मत करो एंजल, मैंने चुटकी लेते हुए कहा। नहीं, मैं तो बस उदाहरण दे रही थी। चलिए बाद में बात करते हैं, क्लास है 10 मिनट में।
उन्होंने कहा और फ़ोन रख दिया। कलेक्टर कलेक्टर होता है, छूट भैया राइटर को कौन पूछता है? दिव्या ने कलेक्टरी की ताकत का एहसास कराते हुए कहा। चेतन भगत, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कुमार विश्वास, जावेद अख्तर के नाम के सामने आईएएस का पद क्लर्क की नौकरी जैसा लगता है। एंजल ने गिरीश को लेखन की दुनिया का भविष्य का सुपरस्टार बताते हुए कहा। और यह सब छोड़ो, हमारे बैचमेट में कितने ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने नॉर्मल लड़की से शादी की है। उन्होंने तो कभी स्टेटस देख करके शादी नहीं की। कोई लड़की पसंद आ गई तो आ गई। जब लड़के स्टेटस के ऊपर अपने प्यार को तवज्जो देते हैं तो लड़कियों को क्यों नहीं देनी चाहिए? फिर हम महिला सशक्तिकरण और पुरुष प्रधान मानसिकता की बात करते हैं। जब हम हर तरफ महिलाओं की समानता की बात करते हैं तो स्टेटस वाला चक्कर लड़कियों को भी को छोड़ देना चाहिए और अपने प्यार को तवज्जो देनी चाहिए ताकि वे जीवन भर खुश रह सके। स्टेटस से खुशी नहीं मिलती। एंजल, तेरी बात में दम है। गिरीश के आर्टिकल मैंने पढ़े हैं, कमाल का लिखता है। और सुना है आप पर कोई उपन्यास भी लिख रहे हैं गिरीश जी। अब तक मौन बैठी अलका ने गर्मा गर्म चर्चा का हिस्सा बनते हुए कहा। और मैं गिरीश से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैं आईएएस बन गई और गिरीश नहीं बन पाया, इसलिए मैं अलग हो जाऊँ? क्या यह प्यार का मजाक नहीं होगा? एंजल ने अपने फैसले पर अड़िग रहते हुए कहा। याद है एंजल, तुमने बताया था कि तुम्हारी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक गिरीश ने एक मेंटर और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है और वह धूप छाँव बारिश में तुम्हारे लिए छाता बनकर खड़ा रहा। अलका ने एंजल के पक्ष में दलील पेश करते हुए कहा। याद है, मुख्य परीक्षा हो या प्री इंटरव्यू या फिर स्ट्रेटजी, हर मोड़ पर गिरीश ने कितनी मदद की है मेरी, उसका कितना सपोर्ट रहा है मुझे तुम अच्छे से जानती हो। यूपीएससी मेरा पैशन था, वो गिरीश का ही था जिसके संयोग से मैं अपना पैशन पूरा कर पाई। उनकी सिर्फ यही एक चाहत थी कि मैं एक अच्छी रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाऊँ। अब मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती, मैं उसकी रूह को धोखा नहीं दे सकती। पर फिर माँ का पुराना राग, शादी कर लो, तंग आ गई हूँ मैं। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। तुझे गिरीश बहुत प्यार करता है, जान छिड़कता है तुझ पर। दुनिया के लिए शायद तू एक व्यक्ति हो, लेकिन गिरीश के लिए तू पूरी दुनिया है। अलका ने बगल में बैठी मेन्यू पलटती एंजल को कोहनी मारकर फुसफुसाते हुए कहा। वैसे गिरीश दिखने में भी कामदेव के अवतार से कम नहीं लगता, दिव्या ने कहा। शादी के बाद वह मेरा हर कदम साथ निभाएगा और अगर उसमें कोई कमी है भी तो मैं उसे सुधार लूँगी, एंजल ने स्टूल से उठते हुए कहा। तीनों बैचमेट रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद उठी और एंजल ने काउंटर पर बिल भरा और अपनी आईएएस सहेलियों के साथ वह नर्मदा हॉस्टेल की तरफ चल पडी। या पुस्तकामध्ये खूपच इंटरेस्ट वाढत चाललेला आहे की पुढे एंजल आणि गिरीशचं काय होणार आहे, तर ते पाहण्यासाठी तुम्हाला या माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करावं लागेल आणि सबस्क्राईब करण्यासाठी अजिबात पैसे लागत नाहीत, त्यामुळे हे पुस्तक ऐकत राहा। व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुमचा मौल्यवान वेळ दिल्याबद्दल खूप खूप मनापासून धन्यवाद। चला तर पुन्हा भेटू लवकरच नवीन भागासोबत। थँक्स फॉर वॉचिंग।